हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर आपको जो एंगल्स है उससे रिलेटेड जो हमने पिछला वाला एक्सरसाइज पढ़ा है ना, उसी टाइप से क्वेश्चन दिए हुए हैं। लीनियर पेयर हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको दिया हुआ है। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो का एक्सरसाइज वाला हमने जो वीडियो मैंने बनाया था 10.2 का, वो अगर नहीं देखा तो जरूर देख लेना, ताकि वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए और यहाँ पर आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आ पाएँ। जैसे मैं यहाँ पर आपको ये सब समझा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक से आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने जो पिछले वीडियोस बनाए ना, और जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा एक्सरसाइज की, अगले एक्सरसाइज के, तो उनका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही जो इसके नोट्स हैं उसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, यानी कि जो एंगल हमारे लीनियर पेयर बनाते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो लीनियर पेयर किसको बोलते हैं समझो, एक सीधी लाइन पे जब कभी भी कोई दूसरा एक लाइन आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है और इधर जो एंगल बनता है, इसको ही लीनियर पेयर कहा जाता है। यानी कि एक सीधी लाइन पे जो कंप्लीट एंगल होता है ना, उसको जब दो एंगल में हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो यही आपस में लीनियर पेयर कहलाता है। और ये जो चांद की तरह, आधा चांद की तरह जो कंप्लीट हमारा एंगल है, ये टोटल 180 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखना। तो हमसे ये बोल रहा है कि जो लीनियर पेयर रहते हैं क्या वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो बिल्कुल 180 डिग्री किसको बोलते हैं, तो कभी भी दो एंगल का सम जब हमारा 180 डिग्री होता है तो उसको सप्लीमेंट्री कहा जाता है, और दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ये सब आपने पिछले एक्सरसाइज में सीख रखा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो जाएगा। मैं इसको पेंसिल से लिख देता हूँ, पेन बुक में नहीं चलानी चाहिए, गंदी आदत होती है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन समझते जाना आप लोग, ट्रू फॉल्स में ध्यान मत देना ज़्यादा, आपको मेन एक्सप्लेनेशन समझना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं तो देन ईच मेजर 90 डिग्री, यानी कि दो हमारे पास एडजेसेंट एंगल हैं, तो अगर वो दोनों इक्वल हैं तो क्या वो 90 डिग्री के होंगे। तो मैं दो एडजेसेंट एंगल बना लेता हूँ। जैसे मैंने एक एंगल बनाया ऐसे, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास क्या हो गया, आपस में एडजेसेंट एंगल हो गए। अगल बगल के एंगल को एडजेसेंट बोलते हैं। तो क्या दोनों का वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक कंडीशन में हो सकता है, अगर सीधी लाइन हो और एकदम ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बनी, तब जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो हमारे पास 90 डिग्री के होंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर बन रहा है। हमसे तो बस बोल दिया है कि दो एडजेसेंट एंगल हैं, अगर वो आपस में इक्वल हैं तो उनका मेजर तो 90 होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हो सकता है 30 डिग्री का भी हो सकता है ना, 60 डिग्री का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये गलत हमारी स्टेटमेंट हो गया, इसीलिए इसको हम लोग फॉल्स कर देते हैं। अगले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, यानी कि लीनियर पेयर बनाने वाले जो एंगल्स हैं, कैन बोथ बी एक्यूट एंगल्स, दोनों एक्यूट होंगे क्या। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने एंगल बनाया, ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, सीधी लाइन पे दो एंगल हैं तो इसको हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो मान लो ये हमारा 90 से छोटा है, इधर वाला दिख रहा है ना, ये छोटा है 90 से। 90 कब होता है, जब एकदम सीधा लाइन रहता है। तो ये 90 से छोटा दिख रहा है, तो मान लेते हैं कि ये 80 डिग्री का होगा। तो इधर वाला कितने का होगा, इधर वाला 100 डिग्री का होगा। तो अगर हमारा एक एक्यूट है तो दूसरा वाला ऑब्ट्यूज होता है। एक्यूट का मतलब होता है 90 से छोटा, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 से बड़ा। तो यहाँ ध्यान रखना कि अगर हमारा एक एक्यूट निकल करके आ रहा है लीनियर पेयर में, तो दूसरा 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं कि वो ऑब्ट्यूज ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा कि इसमें बोल रहा है कि दोनों जो होंगे ना, यहाँ पर देखो ना, बोथ करके लिख दिया ना, कैन बोथ बी एक्यूट, तो गलत बात है, दोनों एक्यूट हो ही नहीं सकते। तब तो 1 है ना, 180 होगा ही नहीं अगर दोनों 90 डिग्री से कम हो जाएंगे। तो अगले वाले में बोल रहे हैं कि इफ एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर इक्वल, यानी कि एंगल जो है लीनियर पेयर में बना रहे हैं और इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो दोनों का जो मेजर होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात बोला कि अगर एंगल्स आपस में लीनियर पेयर वाले इक्वल हैं तो हमारे इक्वल कब होंगे, जब वो दोनों 90 के होंगे तभी इक्वल होंगे, और तभी जाकर के हमारा वो लीनियर पेयर में टोटल 180 डिग्री का बनाएंगे। तो हमसे वही बोल रहा था कि अगर हमारे पास एंगल जो है आपस में इक्वल हैं तो दोनों का जो मेजर होगा वो 90 डिग्री होगा। तो बिल्कुल सही बोला कि दोनों का एंगल जब मेजर 90 डिग्री होता है तभी दोनों आपस में इक्वल होते हैं और एक लीनियर पेयर बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगले वाले स्टेटमेंट में हमसे यहाँ पर बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कीजिए ताकि आपका जो स्टेटमेंट हो वो ट्रू हो सके। यानी कि एक तरह से कहो कि ब्लैंक्स को अपने को एकदम अच्छे से सही आंसर के साथ फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ वन एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज एक्यूट, एक लीनियर पेयर का अगर एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, अदर एंगल विल बी। तो मैंने अभी समझाया आपको कि अगर एक एक्यूट है तो दूसरा वाला क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रे जो है स्टैंड ऑन ए लाइन, ठीक है। एक रे जो है एक लाइन के ऊपर आ जाता है, देखो ये हमारे इसको रे बोलते हैं, इसे एक लाइन है, इसके ऊपर दूसरा एक लाइन ऐसे बन गया तो इसको रे कहा जाता है। अब क्या बोल रहे हैं भैया कि देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म, तो यहाँ पर अब जो एडजेसेंट एंगल जो बन रहे हैं इस रे की वजह से, इनका जो सम होगा वो कितना होगा। तो भैया एक लाइन पे ही तो बन रहे हैं ना, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये 180 डिग्री हो गया। अगला बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, अगर दो एडजेसेंट एंगल अगल बगल वाले एंगल का जो सम है 180 डिग्री है, देन द ब्लैंक आर्म्स ऑफ द टू एंगल्स आर अपोजिट रेज। तो इसको समझो ध्यान से, वैसे तो इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता
आता है फिर भी आपको समझा देता हूँ कि अगर जो हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल का जो सम है 180 डिग्री है, ठीक है, जैसे ये वाला ले लेते हैं, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा दो एंगल्स का हमारा जो सम है 180 डिग्री आ रहा है। तो इससे पूछ रहा है कि कौन से आर्म्स जो होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट रे बनाएंगे। तो ये देखो, ये जो आर्म होता है ना, इसको हम लोग कॉमन आर्म बोलते हैं। कॉमन आर्म का मतलब होता है कि ये वाली जो हाथ है इस एंगल की, देखो एंगल के दो आर्म होते हैं। अगर हम लोग 80 डिग्री वाले का देखें तो ये वाला आर्म है और ये आर्म है, 100 डिग्री वाले का देखें तो ये और ये आर्म है। तो इसको हम लोग कॉमन आर्म बोलते हैं और ये दोनों अनकॉमन कहलाते हैं, क्योंकि ये इसके लिए है और ये इसके लिए, तो दोनों में तो आ नहीं रहा है, लेकिन ये दोनों में आता है इसलिए इसको कॉमन कहते हैं। तो जो अनकॉमन आर्म्स होते हैं ना वो हमारे अपोजिट साइड में होते हैं। तो यहाँ पर हमसे भी बोल रहा है कि अपोजिट रेज कौन कौन से होंगे, तो अनकॉमन वाले होंगे। अन लिख लेना फिर कॉमन लिख लेना। तो इस तरीके से आपका फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स कंप्लीट होता है। आई होप आपको बेसिक यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास और उसे सॉल्व करते हैं डायग्राम के थ्रू। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास एक फिगर दिया हुआ है 10.57। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए लिख लिया ना क्योंकि बुक में आपको बार बार पेज पलट के मुझे दिखाना पड़ता, तो मैंने क्वेश्चन भी लिख लिया, उसका डायग्राम भी बना लिया है। यही हमारा डायग्राम हमसे जो दिया हुआ है, फिगर जो दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है लाइन्स दो हैं हमारे पास, L1 है और L2 है। एक हमारा L1 है, ये वाला हमारा L2 है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो O में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है ना इसका नाम O दिया गया है। फॉर्मिंग एंगल्स आर शो इन द फिगर। यहाँ पर जो आपको एंगल्स दिख रहे होंगे, ये वाला ये वाला ये और ये आपको फिगर में दिख रहे हैं। हमसे बोला कि अगर x का वैल्यू 45 है तो बताइए फाइंड कीजिए वैल्यू y, z और u का। तो y का, z का और u का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम इससे आसान क्वेश्चन आपको क्लास 9 में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो समझो। हम लोग क्या जानते हैं, कभी भी दो एंगल जब आपस में इस तरीके से दो लाइन आपस में टकराते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, तो उल्टे साइड में, अपोजिट साइड में जो एंगल बनते हैं उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखोगे कि हमारा जो x है वो इक्वल है z के, तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो 45 होगा। और क्यों हो रहा है, क्योंकि आपस में दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो ऐसे आप लोग लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शॉर्टकट में एकदम। इतना समझ में आ गया कि x और z आपस में वर्टिकली अपोजिट है। देखो वर्टिकली अपोजिट इसको बोलते हैं, ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट होगा, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों जैसे u और y हमारे पास है ना, ये दोनों ऊपर नीचे में, ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट है। तो इसका तो हमारे पास 45 निकल गया वैल्यू। अब इस y का कैसे निकाला जाए, तो देखो ये हमारा लाइन है, लाइन में ही हमारा x और y दोनों बन रहा है ना इस तरीके से। तो हम लोग इन दोनों का आपस में लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल x प्लस में जो y है उन दोनों का सम जो होगा 180 होगा, है ना। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि आपस में दोनों लीनियर पेयर हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो लीनियर पेयर। तो अब अगर ये लीनियर पेयर है और 180 हो रहा है तो x की जगह पर x का वैल्यू पुट कर दो, प्लस में y हो जाएगा, इक्वल को साइड में 180 हो गया, तो y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 45, 80 में से 40 माइनस हो तो 40 और 5 और हुआ तो 35 आ जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से 35 डिग्री निकल करके आ गया, ठीक है। ये भी हमारा डिग्री में निकलेगा क्योंकि एंगल से तो वो हमेशा डिग्री में होते हैं। तो y का वैल्यू अगर 35 है तो y और u दोनों आपस में बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ पर से आप ये भी लिख दो कि y इज इक्वल टू u, और दोनों जो होंगे वो 35 डिग्री के होंगे क्योंकि दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो देखो आपने कितना सिंपल तरीके से बन गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, आंसर जो हमारा फटाफट निकल करके आ गया, बस प्लस माइनस करना था यहाँ पर। तो आपको बेसिक बस पता होना चाहिए वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन फिगर 10.57, लेकिन ये गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पर 10.5 एक्चुअल में 8 होगा। इस वाले फिगर की नाम यहाँ पर देना था क्योंकि अगला वाला देखो 59 है, फिर उसके बाद 60 है। इसका मतलब कि ये हमारा 57 वाला ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए था और यहाँ पर हमारा 8 होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, हमसे बोला 3 कॉप्लानर लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट O। हमारे पास 3 कॉप्लानर लाइन्स है। कॉप्लानर मतलब वही एक सीधी प्लेन में, कभी भी एक प्लेन में हमारे पास सेम प्लेन में जब 3 लाइन या 2 लाइन हमारे पास आपस में होती है तो उनको ही कॉप्लानर लाइन कहा जाता है। सिंपल तरीके समझो कि हमारे पास 3 लाइन दिए हुए हैं, वो तीनों आपस में O में टकरा रहे हैं, बहुत सारे एंगल बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, x, y, z और u का वैल्यू फाइंड करना है। देखो x हो गया, y हो गया, z और u का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर 90 और यहाँ पर 50 दिया हुआ है ना, तो बस इससे फटाफट काम बनेगा। आइए कॉपी बनाते हैं। यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया ताकि मैं आपको रोटेट कर करके दिखा सकूँ। बार बार बुक को तो रोटेट कर नहीं पाता, तो यहाँ पर हो जाएगा आराम से रोटेट। देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये 90 और ये 50 दिया हुआ है ना, तो x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगा x का वैल्यू, तो हमारा अगर मैं इसको ऐसे घुमा करके आपको दिखाऊँ तो EF नाम का जो लाइन है, EF वाले लाइन में ही हमारा ऊपर में तीनों एंगल बन रहा है। तो कभी भी एक सीधी लाइन पर जब 3 एंगल बनते हैं या फिर कितना एंगल बने तो उसका तीनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। लाइन ऑन है ना, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन करके मैंने आपको पिछले वाले एक्सरसाइज में इसके बारे में डिटेल में समझाया था। तो हम लोग यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे कि हमारा जो x होगा उसमें प्लस करेंगे 90 डिग्री और उसमें प्लस करेंगे अपन अगर 50 डिग्री। ठीक है, तो हमारा तीनों का जो सम निकल करके आएगा 180 डिग्री निकल करके आएगा। और क्यों 180 डिग्री निकल करके आ रहा है, क्योंकि जो एंगल्स है वो स्ट्रेट लाइन में है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
तो स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से हमारे पास तीनों एंगल का सम 180 हो गया, तो इन दोनों का सम कितना होगा 140 होगा, तो x प्लस में 140 इक्वल टू आ गया 180। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 140, तो इट मीन्स x इक्वल टू निकल गया हमारे पास 40 डिग्री। x का वैल्यू निकल गया फट से ना। अब सारे वैल्यूज निकलेंगे, देखो सब हमारे वर्टिकली अपोजिट हैं। जैसे हमारे पास x के उल्टा में कौन है, तो x के अपोजिट में हमारा y है, u है, क्योंकि देखो ना हमारा EF और BA ये दोनों लाइन को ध्यान दो, इसको थोड़ी देर के CD को भूल जाओ, तो AB हो गया और EF हो गया, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो हमारा दो वर्टिकली अपोजिट कौन कौन सा बन रहा है, x और u बन रहा है ना। तो यहाँ पर से आप लिख लो कि x इज इक्वल टू u, और दोनों जो होंगे वो 40 डिग्री के होंगे, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है भैया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो बस वर्टिकली वाला लगाते जाओ और देखना सभी आंसर क्वेश्चन आ जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब उसके बाद हमारा x और u निकल कर क्या आ गया, दो एंगल तो निकल गया। अब हमारे पास किसको निकाल सकते हैं हम लोग, अब हम लोग y के पास आते हैं, तो 50 डिग्री और ये y जो है आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 50, या फिर आप इसको ऐसे भी नाम भी दे सकते हो कि देखो इस वाले पॉइंट का नाम हमारे पास क्या दिया हुआ था, o दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो अब इसको एंगल का नाम अगर आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं डिटेल में लिखना पड़ेगा कि हमारा जो 90 डिग्री है वो कौन सा एंगल है ना, ये 50 डिग्री कौन सा एंगल, तो आप ऐसे नाम भी दे सकते हो कि हमारा FOD जो है, हमारा एंगल FOD जो बना हुआ है वो इक्वल है हमारे इस वाले एंगल के, जिसका नाम हमारा COE हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल COE। ऐसे भी अगर आपके टीचर बोलते तब लिखना है, तो इतना जरूरी नहीं है। तो दोनों जो होंगे हमारे पास वो कितने हो जाएंगे, तो दोनों 50 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि FOD जो है हमारे पास 50 डिग्री है। तो यहाँ पर COE का जो वैल्यू है वो क्या है, तो COE को ही तो हमको y दिया हुआ है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर से हम लोग y इक्वल टू 50 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से y का भी वैल्यू निकल गया। अब हम लोग z का और 90 का भी वैसे ही कर सकते हैं कि हमारा जो z और 90 है वो भी आपस में इक्वल है, तो इसको आप वैसे लिख दो कि हमारा BOD जो एंगल बना हुआ है जो 90 डिग्री वाला है, BOD वो इक्वल है Z के, तो दोनों हमारे कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। और ये भी आपस में इक्वल क्यों है, तो सब में आपको बस वही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इस टाइप से लिखते जाना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको सारे एंगल्स जो दिए हुए थे वो निकल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। तो अगला क्वेश्चन तो और ज़्यादा इजी है, यहाँ पर भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक का नाम L2 है, एक का नाम L1 है। यहाँ पर 25 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर y, x और z जो दिए हुए इनका वैल्यू निकालना है। तो y और 25 वर्टिकली अपोजिट है, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो डायरेक्ट आप लोग लिख लो y इक्वल टू 25 डिग्री, क्योंकि आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। लिख लेना डिटेल में, बार बार मैं क्या लिखूँ एक ही चीज़ को। अब हम लोग किसको लीनियर पेयर बना देते हैं, जैसे ये हमारे पास 25 है, L2 में ही तो हमारा ये दोनों एंगल बना है ना, x वाला भी हो गया और 25 भी जो हो गया। फिर आप लोग इसको x प्लस वाई को लीनियर पेयर लो, जिधर से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं x y को ले रहा हो तो आप एक्स वाई को ही लो। आप z और y को भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो आपस में लीनियर पेयर, इसको भी आपस में लीनियर पेयर ले सकते हो, क्योंकि एक ही लाइन पे बन रहे हैं एंगल। तो मेरा मन कर रहा है एक्स वाई को लेने का, क्योंकि ये मस्त प्यारा सा नाम दिखता है एक्स वाई साथ में। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा x प्लस में अगर y करूँ मैं, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों आपस में सीधी लाइन पर बन रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास y का वैल्यू 25 है, 25 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180, माइनस में पहले y लिख लेता हूँ ऐसे डिटेल में ताकि बच्चों को समझ में अच्छे से, फिर माइनस में y की वजह 25 लिख लूँगा। तो x का जो वैल्यू होगा यहाँ से कितना निकल कर के आ जाएगा, 155 निकल कर के आ जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू 155 है, और हम लोग जानते हैं कि x जो है वो इक्वल है z के, तो दोनों जो होंगे 155 डिग्री के होंगे, क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। देखो x और z, तो ये भी 155 का, ये 155 का और ये 25 का। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो देखो यहाँ पर हमारे 6 नंबर में ये डायग्राम दिया हुआ है और हमको बोल रहा है यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कई सारे मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन यहाँ पर जो मुझे सबसे इजी मेथड लग रहा है वो ये लग रहा है कि मैं क्या करूँ, इसको कंप्लीट एंगल बना दूँ। क्योंकि देखो हमारे जो एंगल्स आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो रिलेट कब करेंगे भैया, ये हमारा 5x है तो इधर वाला ये हमारा 5x होगा, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे। यहाँ पर हमारा 2x है तो ये वाला हमारा 2x होगा, ये हमारा 3x है तो ये वाला हमारा 3x होगा। तो इस तरीके से हमारे पास सभी एंगल आपस में रिलेट करेंगे। और हम क्या जानते हैं, कभी भी एक सेंटर पॉइंट में जब चारों तरफ से पूरा कंप्लीट एंगल बनता है ना, सर्कल वाला जो एंगल बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 360 वैल्यू देते हैं। कभी भी एक कंप्लीट सर्कल वाला जो एंगल होता है 360 का होता है, तो मैं वैसे ही करने वाला हूँ। 360 वाले रूल से इसको बनाऊंगा फटाफट। जैसे मैं लिखूंगा कि हमारा जो A, O और E है, यहाँ पर मेरा जो पॉइंट है ना ये O पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर O लिख देता हूँ मैं। तो हमारा एंगल AOE जो होगा वो इक्वल टू होगा 5x के, क्योंकि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो वर्टिकली अपोजिट आप लोग लिख लेना। उसी तरीके से इस वाले एंगल को नाम दो COF, तो यहाँ पर लिखो आप लोग एंगल COF इक्वल टू हो जाएगा 2x, क्योंकि ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इस वाले एक एंगल का नाम दो BOD, तो यहाँ लिखो आप लोग एंगल BOD, ये होगा हमारा 3x, क्योंकि ये और ये आपस में वर्टिकली अपोजिट है, तो यहाँ पर भी आप लोग वर्टिकली अपोजिट लिख लेना, ठीक है। अब हम लोग सभी का सम करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखो सम ऑफ ऑल एंगल्स, है ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज
360 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं कि वी नो करके आप लोग लिख सकते हो इसको कि वी नो, हम जानते हैं कि जो सम होता है सभी एंगल्स का वो 360 डिग्री होता है ना। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ पॉइंट करके लिखो तो और ज़्यादा अच्छे से होगा। ऑल एंगल्स है ना ऑन अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर, कभी भी एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने बनाया तो उसके ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे, ये इधर बना, इधर बना, इधर बना, इधर बना, इधर, तो ये सभी जो एंगल्स बन रहे हैं ना, इन सभी का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग अब सबका सम कर देंगे। ये हमारा 5x हो गया, ठीक है, ये वाला हमारा 2x हो गया उसके बगल में, फिर उसके बगल में ये हमारा 3x हो गया, उसके नीचे हमारे पास ये वाला 5x हो जाएगा तो प्लस में 5x कर लो, फिर ये वाला हमारा 2x हो जाएगा तो 2x कर लो, और फिर ये वाला हमारे पास 3x हो जाएगा तो 3x कर लो। मैं इसमें भी लिख देता हूँ ताकि बच्चे लोग को जब नोट्स प्रोवाइड कराऊँ ना तो उनको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ। तो इन सभी का जो सम होगा वो 360 डिग्री निकल कर के आएगा। सबको ऐड कर लेते हैं। 5 और 5 10 हो गया, 3 और 3 6 हो जाएगा, और ये 2 और 2 4 हो जाएगा। तो ये भी 6 और 4 10 हो गया, तो 10 और 10 हमारे पास 20x आ गया। 20x इक्वल टू 360 हो रहा है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइड बाई में 20। तो x का जो वैल्यू होगा यहाँ से 0 से 0 कट हो जाएगा। 2 का टेबल में 18 टाइम पे 36 आता है, तो x का जो वैल्यू होगा वो 16 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तो मेरा एक मेथड है, बाकी अगर आपके दिमाग में और भी बहुत सारे मेथड आ रहे होंगे ना तो आप उसको मुझे सॉल्व करके टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। मैं उसको भी देख लूँगा और बाकी बच्चे भी उस आपके सॉल्यूशन से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पढ़ रहे हो मन लगा करके तो वहाँ पर आप भेज भी सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। सो 7th क्वेश्चन बोल रहा है कि वन ऑफ द 4 एंगल्स फॉर्म बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमारे पास 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट होने के बाद हमारे पास 4 एंगल बनेंगे, तो बिल्कुल बनेंगे। तो उसमें से एक जो है, वन जो उन चारों में से राइट एंगल है, तो आपको शो ये करना है कि ईच ऑफ द 4 एंगल इज अ राइट एंगल। तो बाकी के जो सभी एंगल होंगे वो भी हमारे राइट एंगल ही होंगे, ये अपने को बताना है। चलिए मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब हमारे पास 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो उनमें से कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाता है। तो ये प्रूव कीजिए, ये शो कीजिए कि जो बचे हुए एंगल्स हैं वो सभी भी क्या होंगे, 90 डिग्री के ही होंगे। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करेंगे कि मान लेते हैं 2 लाइन हमारा ए बी और सी डी है जो ओ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से लिख लोगे आप लोग कि लेट ए बी एंड सी डी आर 2 लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट ओ, इंटरसेक्ट हो रहे हैं ओ पर। अब यहाँ पर हमारे पास इसको ए ओ डी जो एंगल बना है उसको 90 डिग्री बता देते हैं। अब लिखेंगे लेट ए ओ डी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन बोला है कि एक एंगल 90 डिग्री का है तो हम लोग ए ओ डी को 90 डिग्री कर देते हैं। ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग बाकी एंगल्स को फटाफट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या है कि ये वाला जो एंगल होगा और ये एंगल होगा आपस में वर्टिकली अपोजिट होगा। तो हम लोग लिखेंगे ए ओ डी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखो आप लोग कि एंगल ए ओ डी जो है वो इक्वल है हमारे एंगल सी ओ डी के, सॉरी सी ओ बी नाम है इसका, तो सी ओ बी के। तो दोनों जो होंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे, और क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लिख दो आप लोग। और उसके बाद हमारे पास ये वाला जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल है, ये एक सीधी लाइन थी, देखो ये हमारा सी डी एक सीधा लाइन है, उसमें इधर और इधर जो एंगल बनेंगे इसको आपस में लीनियर पेयर कहा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा एंगल ए ओ डी में अगर प्लस करें हम लोग एंगल ए ओ सी को, बगल वाले को, तो दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों आपस में लीनियर पेयर हैं। तो यहाँ पर से अगर दोनों का लीनियर पेयर निकल करके आ गए तो अब हम लोग को ए ओ डी का वैल्यू पता है, ये 90 होता है। तो यहाँ पर 90 प्लस में ए ओ सी लिख लो, इक्वल के उस साइड में हमारे पास हो जाएगा 180। अब हमको ए ओ सी निकालना है, तो ए ओ सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 90। तो यहाँ से हमारा एंगल ए ओ सी जो है वो भी 90 डिग्री निकल करके आ जाएगा। तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब लास्ट वाले को 90 प्रूफ कर दो, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसमें फिर से आप लोग लिखो कि हमारा ए ओ सी जो होगा वो इक्वल होगा हमारे नीचे वाले एंगल बी ओ डी के, क्योंकि दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए दोनों जो होंगे वो 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि अगर ए ओ सी है तो ये भी 90 होगा। तो यहाँ भी आप लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वगैरह लिख लेना। तो इट मीन्स सो हमारे चारों जो एंगल हैं, सो ऑल द एंगल्स या फिर ईच एंगल है ना, इसमें क्या वर्ड क्या यूज़ किया गया था क्वेश्चन नंबर 7 में, सो दैट ईच ऑफ द 4 एंगल इज अ राइट एंगल। तो हम लोग वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया वैसे लिख लें अपने को। बाकी आप दूसरा भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा मन करता है उसी को लिखने को, मैं उसी को लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखेंगे सो ईच ऑफ द 4 एंगल्स इज अ राइट एंगल। बस खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का भी। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो बच्चों तो आप मुझसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम में पूछ सकते हो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी कंप्लीट करा दूंगा। उस वीडियो का लिंक आपको पता ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।